ओके, सो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, तो पहले ब्रीथिंग जानना जरूरी है कि ब्रीथिंग होता क्या है। तो ब्रीथिंग यानी कि इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, यानी कि इंस्पायर करना और फिर एक्सपायर करना। ठीक है, यानी कि अपन सांस लेते हैं पहले, तो उसको बोल रहे हैं इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ना यानी कि एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायर कौन सी गैस करते हैं अपन? ऑक्सीजन। और एक्सपायर कौन सी करते हैं अपन? CO2। ठीक है, ये पता चल गया कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपन ने देख लिया कि ब्रीथिंग क्या होती है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन यानी कि अपन क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं किसी गैस को, यानी कि अपन अंदर लेते हैं किसी गैस को, तो वो होती है अपनी ऑक्सीजन। और एक्सपायर करते हैं किसको? CO2 को। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है कि रेस्पिरेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मेक ATP और एनर्जी। वैसे अपन बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही बात होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। NCERT में स्टार्टिंग में लिखा है कि ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बहुत अलग अलग चीज़ होती है। ब्रीथिंग तो यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होती है, उस जो ऑक्सीजन अपनी जो टिश्यू के अंदर आई है, जो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आई है, उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करा और ब्रेक डाउन करा किसका? मॉलिक्यूल्स का, जिसके कारण क्या मिल सके? ATP मिल सके। और ATP क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब कि ये तो बाद में खैर, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ नहीं है कि अपन मतलब कि सांस जहाँ से स्टार्ट करते हैं लेना और कहाँ तक पहुँचती है, वो सब के सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ होता है। तो पहले आते ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होती है जो कि अबव लिप्स यानी कि लिप्स के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेजल पैसेज, फिर आता है नेजल चैम्बर, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया क्या होता है? बेंट पाइप होती है। ट्रेकिया क्या होती है? बेंट पाइप होती है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स क्या है? फूड और एयर के लिए एक क्या है? कॉमन क्या है? पैसेज है। तो फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये यानी कि कॉमन है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ठीक है, और फिर लैरिंग्स के बारे में क्या कि लैरिंग्स क्या? कार्टिलेजियनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बॉक्स है, कार्टिलेज का। जिससे क्या होता है? प्रोडक्शन किसका होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। जिससे किसका प्रोडक्शन होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा है कि नोट में ये लिखा है कि ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाई एपीग्लोटिस, यानी कि जो ग्लोटिस होती है वो कवर हो जाती है किससे? एपीग्लोटिस से। और एपीग्लोटिस क्या है? कार्टिलेजिनियस फ्लैप है, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है। जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री को। ठीक है, तो यानी कि फूड की एंट्री अगर लैरिंग्स में हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ग्लोटिस के ऊपर एक ऐसा मतलब कि क्या होता है? कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, यानी कि एक ढक्कन होता है, ये बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसको? एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स। जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री को। ठीक है, ट्रैकिया में क्या? और फिर लैरिंग्स में देख लिया। फिर ट्रैकिया क्या? बिंड पाइप है। अब ट्रैकिया क्या होता है? डिवाइड कर जाता है किससे? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि क्या है? एट द लेवल ऑफ T5, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री होती है उसका T5 लेवल, यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे ट्रैकिया क्या होती है? डिवाइड कर जाती है। अब थोरेसिक वर्टिब्री क्या है? ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, उसमें से ही मतलब कि क्या है, एक बोन होती है। पहले आती है अपनी सर्वाइकल, फिर थोरेसिक। ठीक है, फिर उसके बाद लंबर, कॉकेजियल, सैक्रल, ये भी आती है। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्री होती है। तो उसमें जो 5वीं नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री है, जो उसमें 5वीं नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्री है, वहाँ से क्या ट्रैकिया डिवाइड कर जाते हैं इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर ये क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई में के बाद आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होते हैं? वेस्कुलर बैग होते हैं। यहाँ पे क्या होती है? एयर पहुँचती है, और एयर वहाँ से फिर क्या होता है? एयर का डिफ्यूजन होता है किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर ब्लड वेसल से वो टिश्यू के ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस, फिर वो टिश्यू तक पहुँचती है, फिर यूटिलाइजेशन होता है, उसको बाद में देखेंगे अभी, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लिया। तो यहाँ पे लिखा है कि लंग्स में क्या क्या होते हैं। तो लंग्स में होती है ब्रोंकाई होती है, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। ठीक है, ये सबको मिला के बनता अपना लंग्स। ठीक है, इन सबको मिला के बनता अपना लंग्स। ठीक है, इन सबको मिला के बनता है लंग्स। ठीक है,
किस किस को? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई और एल्वोलाई, इन सबको मिला के बनता है अपना लंग्स। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग किस किस में पाई जाती है, यानी कि कार्टिलेजियस रिंग जो होती है वो और पाई जाती है तो किस किस में पाई जाती है? ट्रैकिया में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, जो भी इसका नाम है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है? ताकि मतलब कि जो जो अपना जो मतलब कि ये हो ना लंग्स, लंग्स को क्या मिल सके, अपन अपने जो लंग्स है उसको क्या मिल सके? सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अगर सी शेप की अगर कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होंगे इनकम्प्लीट तो क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? या तो ये मतलब कि क्या होंगे अपने जो अपनी ब्रोंकाई होंगी प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी और फिर इनिशियल ब्रोंकियल होंगे, अगर ये पिचक जाएंगे यानी कि क्या कर सकते हैं? कोलैप्स कर सकते हैं ये, तो दिक्कत आ जाएगी फिर। इसलिए इसको सपोर्ट करती है कौन? कौन सपोर्ट करती है? ये करती है अपनी इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। ठीक है, फ्रॉम नोस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, फ्रॉम नोस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। नोस्ट्रल से एक्सटर्नल नोस्ट्रल की बात चल रही है, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो पार्ट होता है उसको बोल देते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जिसको बोल देते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो फ्रॉम नोस्ट्रल्स यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स से लेके कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी कि इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आता है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये वाला पार्ट। तो देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, उसके बाद देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, फिर नेजल पेसे, फिर नेजल चैम्बर, फिर अपना पेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, और फिर उसके बाद भी टर्मिनल ब्रोंकियोल, उसके बाद भी टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट, यानी कि कंडक्शन होता है, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं इसको। और एल्वोलाई और उसकी जो डक्ट होती है, एल्वोलाई जो उसकी डक्ट होती है, एल्वोलाई जो इसकी डक्ट होती है उसको बोल देते हैं अपन एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, ये पता चल गया कि एक्सटर्नल नोस्टल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। और एल्वोलाई और उसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट करता क्या है? कंडक्टिंग पार्ट करता क्या है? तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है कि ये करता है एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो अपन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ और भी गैस आती हैं लेकिन वो काम नहीं आती। ऑक्सीजन के साथ मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है यानी कि एयर को, यानी कि एयर को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है कौन? कंडक्टिंग पार्ट। एयर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है कौन? कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, एयर को क्या करता है? क्लियर करता है, यानी कि एयर को क्या करता है? साफ करता है। ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई यानी कि उस एयर के अंदर क्या करता है? ह्यूमिडिटी लाता है, ह्यूमिडिटी यानी कि थोड़ी क्या है उसमें नमी लाता है। ठीक है, सेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी क्या फिक्स मतलब कि अपनी बॉडी टेम्परेचर पे उस एयर को ले आता है। ठीक है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मतलब कि उसकी जो एयर का टेम्परेचर है ना उसको अपने बॉडी टेम्परेचर में ले आता है, ये बात है। तो कंडक्टिंग पार्ट के कितने काम? 4 काम। पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना एयर को कहाँ से कहाँ तक? कंडक्टिंग पार्ट से रेस्पिरेटरी पार्ट में पहुंचाना, ये पहला काम हो गया। फिर क्लियर करना, उस एयर को साफ करना। फिर तीसरा काम ह्यूमिडिफाई करना, उसको ह्यूमिडिफाई में यानी कि नमी लाना एयर के अंदर। और चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट सेट करना टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेट करना, यानी कि टेम्परेचर सेट करना। ये बोल सकते हैं अपन कि टेम्परेचर मतलब कि जो एयर है ना उसका टेम्परेचर अलग होगा क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो उसको अपन के बॉडी टेम्परेचर में लाना जिससे वो क्या है? यूटिलाइज की जाए अच्छी तरह से वो एयर। ठीक है, इसलिए उसको क्या करा अपन ने? टेम्परेचर को, टेम्परेचर पे मतलब कि उस एयर के टेम्परेचर को लाए, मतलब कि अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, फिर एल्वेलाई और एल्वेलायर की डक्ट क्या करती है? ये डिफ्यूजन में हेल्प कराती है। किस में हेल्प कराती है? डिफ्यूजन में हेल्प कराती है। ठीक है, ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प कराती है। अब आता है अगला चीज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड डिफरेंट एनिमल में क्या होता है? ब्रीथिंग का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, ब्रीथिंग का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, ब्रीथिंग का अलग अलग मैकेनिज्म होता है, कि ब्रीथिंग का अलग अलग मैकेनिज्म होता है अलग अलग एनिमल में। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, या तो एक होता है उसका हैबिटेट और एक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके अंदर कौन से मतलब कि क्या है ऑर्गन पाए जाएंगे, वो कल कि कैसे वो एनिमल्स क्या करेंगे, ब्रीथ कर पाएंगे। तो उसके आधार पर, तो किसके आधार पर, यानी कि दो डिपेंड है दो चीज़ों पे, या तो उसका हैबिटेट और दूसरा उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस एनिमल का क्या है? सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो उसके आधार पर एक तो हो जाएगा क्या? ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हैबिटेट पर, कि मतलब कि वो रहता कहाँ? पानी में रहता है, ज़मीन पे रहता है, या फिर एम्फीबियन है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला आता है स्पॉन्जिस,
और सीलेंट्रेट्स। पहले आता है स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, सीलेंट्रेट जो होते हैं और अपने फ्लैटवर्म जो होते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन कर लेते हैं थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या है, ये डिफ्यूजन कर लेते हैं। उसी के द्वारा ये अपने आप का मतलब कि क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प कराते हैं, बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म होते हैं सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास क्या होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल किससे क्या करा सकता है, रेस्पिरेशन करा सकता है, करता है, मतलब कि मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं। अब ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो वो होता है प्रॉन, यानी कि झींगा मछली। मछली बोल देते हैं लेकिन वो होता है वो इंसेक्ट है। ठीक है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होता है तो उसके अंदर क्या है, पानी में पाई जाएंगे तो वो क्या होगी, गिल्स पाई जाएगी उसके अंदर। तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन करता है उसको बोल देते हैं अपन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब मोलस्क भी क्या करता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करता है, यानी कि वो भी क्या करता है, गिल्स से रेस्पायर करता है। वो भी क्या करता है, गिल्स से रेस्पायर करता है। वो भी क्या करता है, गिल्स से रेस्पायर करता है। कौन, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। फिशिस के बारे में बात करें यानी मछली के बारे में, तो मछली का तो पता ही है, सबको पता रहता है कि गिल से क्या करता है, रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं अपने, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोल देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको बोल देते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, फ्रॉग के अंदर क्या है कि फ्रॉग के अंदर तो देखो बकोफेरेंजियल, यानी कि ये क्या है, बकल कैविटी से भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेता है और हमेशा करता है, चाहे वो हाइबरनेशन में जाए या एस्टिवेशन में जाए। अब हाइबरनेशन में और एस्टिवेशन वाला जो बात है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर है, तो अभी इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, और फेरेंजियल, बकोफेरेंजियल यानी कि फेरिंग्स के थ्रू भी, मतलब कि ये बकल कैविटी के थ्रू भी कर सकता है रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, रेस्पिरेशन ये याद रख लेना है। ठीक है, अब लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि लंग्स जो होते हैं आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरल फ्लूइड, मतलब कि डबल लेयर प्लूरा, यानी कि लंग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं डबल लेयर प्लूरा से, यानी कि एक आउटर प्लूरा और एक इनर प्लूरा। आउटर और इनर प्लूरा से क्या होते हैं, लंग्स कवर्ड होते हैं। तो लंग्स के कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है, एक आउटर प्लूरा, एक होती है इनर प्लूरा। और उनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है बिटवीन द लेयर्स। प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है दोनों लेयर्स के बीच में। अब प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, तो ये फ्लूइड पता है क्या करता है, अगर मतलब कि अगर कोई फ्रिक्शन आता है तो उसको रिड्यूस करता है। कैसा फ्रिक्शन है, यानी कि अगर कोई अपन को मतलब कि अचानक से मतलब कि कोई धक्का सा लग जाए, यानी कि मतलब कि कोई बहुत मतलब कि कोई अगर ऐसी इंजरी लग जाए जिसको मतलब कि लंग्स की मतलब लंग्स पे इफेक्ट पड़ जाए, तो ये क्या है, थोड़ा बहुत उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। कौन, प्लूरल फ्लूइड, यानी कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, इतना याद रख सकते हैं अपन बस, तो रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, और क्या लिखा है कि इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज भी है, ये तो बाद में देखेंगे। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर। तो लंग्स जो होते हैं वो एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। एयर टाइट चैम्बर क्या है, अपना थोरेसिक चैम्बर, बोन्स का बना हुआ होता है थोरेसिक चैम्बर, बोन्स का बना होता है थोरेसिक चैम्बर। तो ये लंग्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डॉर्सली जो ये होता है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। कौन, लंग्स, वेंट्रली स्टर्नम से, साइड साइड में रिब्स से, साइड में रिब केज, यानी कि साइड में अपनी क्या पाई जाएंगे, रिब्स पाई जाएंगे 12 पेयर। ठीक है, और नीचे क्या डायफ्राम पाया जाएगा, नीचे क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पाया जाएगा, नीचे क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पाया जाएगा। ठीक है, नीचे क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, और साइड में रिब्स से, और बिलो डायफ्राम। ठीक है, 12 से 16 बार, यानी कि 12 to 16 टाइम्स पर मिनट्स क्या करते हैं, मतलब कि एक हेल्दी ह्यूमन क्या कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है। अगर एक हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार रेस्पायर कर रहा है पर मिनट, ठीक है, तो ये याद रख लेना, और क्या है। ठीक है, और मीजर्ड बाई स्पायरोमीटर, जो ब्रीथिंग की रेट होती है उसको क्या है, मीजर करते हैं अपन, रेस्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर इसको बोलते हैं। और एक बात और लिखी है कि चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम, यानी कि थोरेसिक वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो विल लीड्स टू चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि थोरेसिक वॉल्यूम में जब चेंज हो गया, यानी कि थोरेसिक चैम्बर में के वॉल्यूम में अगर चेंज हुआ
तो वो क्या है, इफेक्ट डालेगा किसके अंदर, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी चेंज। अगर वो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटा। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसे बोलनी है कि, और भी कुछ बातें जो कि वैसे बोलनी जो किसी में लिखी नहीं हुई है, लेकिन वैसे समझ सकते इतना तो, कि क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एंड लंग्स, मतलब कि बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, एयर के बीच में अगर मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो अगर बन रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये मसल होती है जो कि क्या, प्रेशर ग्रेडियंट बनाती है किसके बीच में, लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। किसके, अब ये कहाँ पाई जाती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो ये पाई जाती हैं बिटवीन द रिब्स, देख लेना लिखा हुआ होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, किसके बीच में पाई जाती है, बिटवीन द रिब्स, यानी कि रिब्स जो होती है उनके बीच में, यानी कि जो अपनी साइड वाली है ना, साइड वाली, इस जो रिब केज है यही मतलब कि इनके बीच में पाई जाती है, 12 पेयर होती है तो इनके बीच में ही पाई जाती है। ठीक है वो, ठीक है। और अब कैसे मतलब कि इसका मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, तो उसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्रीथ बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म क्या ब्रीथिंग का। एक्सटर्नल इंटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करी तो रिब्स और स्टर्नम वो होंगे, वो क्या होंगे, अपवार्ड आएंगे। पहले मैं मतलब कि, ठीक है बता देता हूँ चलो। तो वो अपवार्ड आएंगे, तो अगर वो मतलब कि रिब्स और स्टर्नम अगर ऊपर की तरफ आएंगे तो इसके कारण क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बोला था बॉयल्स ने, बॉयल्स लॉ, ठीक है, केमिस्ट्री में है। कि बॉयल्स लॉ में बोलते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, तो अंदर का प्रेशर घट गया, अंदर का प्रेशर घट गया, अंदर का प्रेशर घट गया, तो ठीक है, तो अंदर का प्रेशर घट गया तो अपने आप ही क्या होगी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है, एयर क्या है, मूव करती है। तो बाहर क्या हो गया, अब ज़्यादा प्रेशर होगा और अंदर क्या है, कम प्रेशर है, तो कम प्रेशर अंदर की तरफ और ज़्यादा प्रेशर बाहर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या है, बाहर से अंदर की तरफ क्या है, ये मूव कर लेती हैं, कौन, एयर। ठीक है, तो वैसे इसमें थोड़ा बहुत तो लिखा ही है कि इनहेलेशन में क्या होता है, कि इनहेलेशन में होता है कि अंदर अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या, प्रेशर घट जाता है। ठीक है, अंदर का वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, जिसके कारण क्या है, एयर अंदर की तरफ आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो एयर मतलब कि जो अपनी एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है, तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर तरफ से अंदर क्या आ गई, वो एयर आ गई। ठीक है, और इसमें किसका हाथ होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, इसमें हाथ होता है, नाम ही ऐसा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और इंस्पायरेशन में एक और डायफ्राम का भी काम होता है। डायफ्राम भी क्या करता है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या बढ़ जाता है। अब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो होगा, जो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा अगर वो बढ़ गया, क्यों बढ़ जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कोई चीज़ तो वो बढ़ेगा क्यों, क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर जब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या होता है, वो फ्लैट शेप में हो जाता है, डोम शेप से। अब डोम, क्योंकि डोम शेप होता है डायफ्राम अपना, डायफ्राम का जो मतलब कि शेप होता है वो होता है डोम शेप। तो डोम शेप से वो क्या होता है, फ्लैट शेप हो जाता है, जिसके कारण क्या, जब फ्लैट होगा तो उसके कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा तो बाहर से अंदर की तरफ एयर आ जाएगी। ऐसा, अब इसका उल्टा ही मतलब कि अपन एक्सपेरेशन से अपन देख लेंगे इसका उल्टा कैसे है, कि ओवरऑल क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम चाहिए तो देख लिया, चलो ओवरऑल बता देता हूँ फिर भी का, कि ओवरऑल क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि अंदर का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। सो एयर कम इनसाइड ऑफ लंग्स, यानी कि एयर जो होगी वो लंग्स के अंदर आ जाती है, जिसको अपन बोल देते हैं इंस्पिरेशन। बस इतना याद कर रख लो, वैसे तो याद करना ही है। और रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जब रिलैक्स करती हैं तो थोरेसिक वॉल्यूम घट जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटेगा, क्योंकि थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम घटा। अब पल्मोनरी वॉल्यूम घटा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, क्योंकि वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, अब प्रेशर बढ़ गया अंदर का, तो स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये क्या होता है, स्लाइटली होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। तो अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो बाहर से अब बाहर की तरफ जाएगी एयर, तो बाहर की तरफ एयर जाएगी,
क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया इन द कंपेरिजन ऑफ अंदर के प्रेशर। ठीक है, तो एक्सपायरेशन यहाँ से हो जाता है, एक्सपिरेशन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ये लिखा नहीं है मुझे पता है इसमें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे, एनसीईआरटी में तो लिखा ही है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने की अपन स्ट्रेंथ को अपन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, जो कि अपने एब्डोमेन में पाई जाती है, एब्डोमिनल मसल यानी कि अपने पेट के अंदर पाई जाती है, वो वाली मसल। उसके कारण अपन क्या स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, अब इसमें और तो बाकी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है? तो पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या होता है कि पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, मतलब कि 4 वॉल्यूम पढ़ने पान को बस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में। एक आता है टाइडल वॉल्यूम, फिर आएगा IRV, फिर आएगा ERV, फिर आएगा RV। ठीक है, IRV, फिर ERV, फिर RV, और सबसे पहले TB, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। नॉर्मल एयर होती, अब क्या होती है टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है? नॉर्मल एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, यानी कि अपन जो नॉर्मल सांस लेते हैं ना, वो कितना होता है? 500 ml होता है। यानी कि अपन 500, अपन नॉर्मल सांस ले रहे हैं जो अपने को पता भी नहीं है अपन सांस लेते हैं, अपन को पता भी नहीं चलता जो अपन ने सांस ली है। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 500 ml होती है। या तो अपन इंस्पायर कर रहे हैं वो नॉर्मल गैस को, या फिर एक्सपायर कर रहे हैं तो वो 500 ml है। ठीक है, अब एक ह्यूमन 12 से 16 बार क्या है पर मिनट, मतलब कि क्या है? सांस ले रहा है। एक ह्यूमन 12 से 16 बार सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो तो ये एक बार का है, मतलब कि एक बार अपन ने जब सांस ली तो 500 ml अंदर, फिर एक बार अपन ने सांस छोड़ी नॉर्मली तो 500 ml बाहर। ठीक है, अगर वे 12 से 16 बार अगर सांस ले रहा है एक इंसान 1 मिनट के अंदर, तो ये तो एक बार का हुआ। तो 12 से 16 बार कितना हो जाएगा? तो 12 से 16 बार को अगर मल्टीप्लाई करें 500 से, तो ये हो जाएगा 6000 से लेके 8000 ml, यानी कि 6 लीटर से 8 लीटर अपन क्या पर मिनट क्या है इनहेल और एक्सहेल कर लेते हैं, किसको? एयर को। ठीक है, ये हो गया। IRV, IRV कितना होता है? 2500 से लेके 3000 ml। कितना होता है? 2500 से लेके 3000 ml, यानी कि 2.5 लीटर से 3 लीटर, ये भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? IRV को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल एयर इनहेल्ड बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यानी कि अपन ने एक बार नॉर्मल सांस ले ली, एक बार अपन ने नॉर्मल सांस ले ली, उसके बाद क्या हुआ कि अपन एडिशनली उस नॉर्मल सांस लेने के बाद अपन एडिशनली और कितनी सांस ले सकते हैं, उसको बोला अपन ने IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल सांस लेने के बाद, यानी कि अपन ने जो 500 ml अंदर लिए वो तो अलग है, उसके बाद अपन एक्स मतलब कि और कितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं अंदर, यानी कितनी एयर ले सकते हैं अपन अंदर, ये बोल सकते हैं बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यानी कि अपन पूरी ताकत लगा ले तो वो होता है 2.5 लीटर से 3 लीटर, यानी कि अपन 2500 से 3000 ml क्या ले सकते हैं? एयर को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाली अलग है, मतलब कि TB वाली अलग है, अगर उसको मिला लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 3000 से 3500 हो जाएगा। वो कैपेसिटीज़ में आएगा, अभी कैपेसिटीज़ में देखेंगे उसको, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में। ERV में क्या है कि ERV में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml, यानी कि 1 लीटर से 1.1 लीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एडिशनल एयर एक्सेल्ड बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एडिशनल एयर जो होती है एक्सपायर कर सकते हैं अपन, उसको बोला अपन ERV, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? 1000 ml से 1100 ml तक, यानी कि 1 लीटर से 1.1 लीटर। अब कब एडिशनल? एडिशनल क्यों बोला? क्योंकि नॉर्मल जब अपन सांस छोड़ते हैं उसके बाद अपन ने मतलब कि अपन पूरी ताकत लगा दे तो कितनी मतलब कि अपन सांस और मतलब कि निकाल सकते हैं, मतलब कितनी एयर और निकाल सकते हैं एडिशनली, अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में बात है तो। ठीक है, फिर RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या है? RV। ठीक है, 1.1 से लेके 1.2 लीटर। कितना होता है? 1.1 से लेके 1.2 लीटर होता है। 1.1 से लेके 1.2 लीटर होता है। 1100 से 1200 ml बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये क्या होती है? ऐसी एयर लंग्स के अंदर पाई जाती है, चाहे अपन कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दे, कितना भी मतलब अपन फोर्सफुली एक्सपायर कर दे अपनी जितनी भी गैस है, लेकिन ये वाली जो वॉल्यूम होगी रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर ये लंग्स में से निकल गई, फैक्ट की बात है बताता हूँ, कि अगर ये लंग्स में से निकल गई रेसिडुअल वॉल्यूम, तो अपने लंग्स जो होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे। अगर लंग्स कोलैप्स कर गए तो पिछक जाएंगे, मतलब लंग्स, ये बोल सकते हैं अपन।
तो जब अगर लंग्स कोलैप्स कर गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत, फिर तो हॉस्पिटल में देखेंगे सीधे ही। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसका अपन, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, क्या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स का, रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स का, कि रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं। तो पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, कितना होता है 500 ml। नॉर्मल एयर होती है इंस्पायर्ड बाय या फिर एक्सपायर्ड, यानी कि अपन नॉर्मल एयर जो ले रहे हैं अंदर या फिर बाहर जो छोड़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एयर, वो कितनी होती है 500 ml एक बार में, एक बार में, ठीक है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml एडिशनल एयर इनहेल्ड बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के द्वारा, जो मतलब कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन की वजह से जो एडिशनल एयर इनहेल किया पानी, टायरल वॉल्यूम को हटाओ, वो अभी वो नहीं गिनते, वो तो पानी एडिशनल एयर पे, मतलब कि वो तो पानी नॉर्मल एयर ले लिया, उसके बाद एडिशनल कितनी है 2500 से 3000 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, 1000 से 1100 ml एडिशनल एयर, फिर से एडिशनल एयर, यानी कि नॉर्मल एयर अपन ने एक्सपायर कर दी 500 ml, उसके बाद अपन एडिशनली और कितनी कर सकते हैं एयर को फोर्सफुली, तो वो होती है 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, एक 1100 से 1200 ml होता है, जो कि हमेशा लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी अपन, कितनी ताकत से भी अपन एक्सपीरेशन कर ले, फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर पाया जाएगा। कैपेसिटीज आती है अब, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में क्या है कि सम मतलब कि समय, किसी भी मतलब कि एक या दो या फिर तीन या फिर चार, किसी भी मतलब कि अपनी जो वॉल्यूम्स है ना, उनको अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो पहला आता अपना इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, पहला आता अपना इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज में क्या होता है, 1+2, 1+2 क्यों बोला, अपनी जो 1 यानी कि टाइडल वॉल्यूम, और 2 यानी कि जो अपनी IRV है, टाइडल वॉल्यूम जो अपनी, और जो अपनी IRV है, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, IC आ जाएगी, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को TB प्लस IRV, TB प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज को अपन क्या बोल देंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज को अपन क्या बोल देंगे 1+3, यानी कि TB प्लस ERB, यानी कि TB दोनों में, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो TB में क्या हो जाएगा, IRB ऐड हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि TB में क्या ऐड हो जाएगा, ERB ऐड हो जाएगा, ठीक है। FRC आता, FRC ये क्या होता है 3+4, 3+4 यानी कि ERB प्लस RB, ERB प्लस RB, 3 वाला ये था और 4 वाला ये था, तो ERB प्लस RB को अपन ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा FRC। FRC यानी कि 3 और 4 को अपन जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपना FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज, ठीक है। फिर आता अपना BC यानी कि वाइटल कैपेसिटी, फिर आता अपना वाइटल कैपेसिटी, ये क्या होता है 1 2 3, यानी कि ये तीनों को ऐड कर देंगे अपन, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि TB प्लस IRB प्लस ERB, इन तीनों को ऐड कर दिया तो अपना आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, तो अपना आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, तो अपना आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फिर आता टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि कितना होता है 1+2+3+4। इसमें मतलब कि अपन क्या है, चारों चारों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, TB प्लस IRB प्लस ERB प्लस RB, तो ये सब कुछ मिला के क्या आ जाएगा अपना TLC, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। इतना हो गया। गैसेस एक्सचेंज को अपन बाद में देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। सोची करते पूरा करेंगे पर कोई नहीं, एक स्लाइड और है बस ये, बाय।